अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 20। इसमें हम इंटीजर्स एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक जो है ये हमारा ये भी नंबर थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसमें जो ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को, फिर उसके बाद हम एलसीएम की बात करेंगे। लेटर ऑन जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं, लाइक जिस तरह हम डेसिमल के अंदर जो है वो ज़्यादातर डिजिट्स को लिखते हैं, उसके अलावा बाकी जो नंबर सिस्टम है जिसमें बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है और ऑक्टल है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद इंटीजर की जो एडिशन है बाइनरी के अंदर और उसका जो प्रोडक्ट है उसकी एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। तो ये सारा जो कंटेंट है इसको हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी मेरे ख्याल में इसको थोड़ा बहुत देखा था। तो इसको दोबारा से देखते हैं कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो होता क्या है। तो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ऐसा इंटीजर होगा जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, और ऐसे तमाम डिवाइजर में से उसकी वैल्यू सबसे बड़ी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि डी जो होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ए का और बी का, और वो किसके बराबर है? वो इस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। किस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है? d such that d is a divisor of a and d is a divisor of b। यानी ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स होंगे जो कि a को भी डिवाइड कर रहे हैं और जो कि b को भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम इंटीजर में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए आप ये कहते हैं कि ये ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ अगर d जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और d जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। और साथ ही आप ये कहते हैं कि फॉर ऑल e जो कि z का हिस्सा है, यानी कि तमाम इंटीजर्स जो भी a और b को डिवाइड कर रहे हैं, सच दैट e डिवाइड्स a एंड e डिवाइड्स b, इट इम्प्लाइज कि जो d होगा वो इन सबसे बड़ा होगा। यानी d की वैल्यू उन तमाम डिवाइजर से, यानी जो उन तमाम इंटीजर से जो कि a और b को डिवाइड कर रहे हैं उनसे बड़ी होगी या उसके बराबर। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 24 एंड 36? तो इसमें हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिवाइजर्स जो हैं वो 24 के कौन से हैं, इसी तरह 36 के कौन से हैं। तो 24 के जो होंगे वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं और 36 के भी लिस्ट किए हुए हैं कि 24 के जो डिवाइजर्स हैं वो है, 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है, 24 भी कर रहा है। इसी तरह जो 36 के डिवाइजर हैं इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36। अब इसके जो कॉमन डिवाइजर्स हैं उनको हम लिस्ट कर लेते हैं कि कॉमन डिवाइजर का मतलब ये है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो यही जो बड़ी वैल्यू है इसी को हमने यहाँ पे मैक्स के साथ रिप्रेजेंट किया है कि जो भी डिवाइजर होंगे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और यही जो मैक्स वाली वैल्यू है इसी को हमने ये राइट साइड पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो इफ एंड ओनली इफ के बाद आ रहा है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, ये तो इस चीज का इजहार हो गया कि डी जो है वो ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है। और साथ ही हमने ये कह दिया कि फॉर ऑल ई दैट बिलोंग्स टू जेड, और जो कि जो ए और बी के फैक्टर्स हैं। अब ई की वैल्यू क्या हो सकती है? ई की वैल्यू है, ये देखें कि जो तमाम फैक्टर्स जो हैं जो कि ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं वो 1 2 3 4 6 और 12 हैं। तो हमने ये कहा कि अगर ऐसा होगा तो ये इंप्लाई करता है कि डी या तो ई से बड़ा होगा या ई के बराबर। तो इस तरह से इस डेफिनेशन को जो है वो समझने की जरूरत है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 12 के बराबर। उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव प्राइमैलिटी। रिलेटिव प्राइमैलिटी आप ये कहते हैं कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 0 है तो उसको आप ये कहते हैं कि वो नंबर्स जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। यानी उनका जो जीसीडी है, सॉरी 0 नहीं है बल्कि 1 के बराबर है, यानी उनका एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो आप उनको कहेंगे कि वो दोनों नंबर्स जो हैं वो को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम।
तो इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आप ये देखें कि 21 और 10 जो हैं ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 1 के बराबर है। ठीक है, इनके अगर आप डिवाइजर जो हैं उनको लिस्ट करें तो इसके आ रहे हैं 21 के डिवाइजर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 21 आ रहा है। जबकि जो 10 के डिवाइजर हैं 1, 2, 5 और 10 है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। तो ऐसे नंबर्स जो कि आपस में जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर होगा, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे या रिलेटिवली प्राइम। उसके बाद अगर आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है a1, a2, a3 एंड सो ऑन, और वो एक ऐसा सेट है जिसमें हर दो एलिमेंट जो है, यानी हर एक जो पेयर होगा वो रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, तो उसको आप ये कहते हैं कि इस सेट जो है ये भी रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, इसमें याद ये रखना है कि हर जो पेयर है, यानी यहाँ पे अगर हमें a1, a2, a3 है नजर आ रहे हैं, तो इसमें a1 को भी a2 से रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए पड़ेगा, a1 को a3 से भी रिलेटिवली प्राइम होना पड़ेगा और a2 को भी a3 से रिलेटिवली प्राइम होना पड़ेगा। उसके बाद है जीसीडी का शॉर्टकट के जीसीडी को कैलकुलेट करने के लिए क्या आप शॉर्टकट जो है यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक ए है और दूसरा नंबर बी है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो हर एक नंबर है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के शक्ल के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, यानी वो क्या होगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू Pn, जहाँ पे जितने भी P हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी ना किसी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि A का फैक्टर है। अब इसमें पावर क्या है, A1 का क्या मतलब है, ये है कि P1 की पावर क्या थी A के अंदर और P2 की पावर क्या थी A के अंदर, इसी तरह Pn की पावर क्या थी A के अंदर। इसी तरह यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स हैं ये बी के फैक्टर हैं और उनकी पावर आप बता रहे हैं कि व्हाट इज देयर पावर, या एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है जो कि बी के अंदर आ रही थी वो क्या है। इसी तरह P2 की पावर जो है वो बी के अंदर क्या थी और Pn की पावर जो है वो बी के अंदर क्या थी। अब अगर आपने ए और बी को इस शक्ल में लिख लिया है कि आपके पास ए जो है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है और उनकी पावर की शक्ल में है और बी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की पावर की शक्ल में, तो जीसीडी आपके पास किसके बराबर होगा, वो जितने भी प्राइम होंगे उसकी आपने ए और बी में जो मिनिमम पावर है वो अगर आप ले लेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, या ये आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दो नंबर्स लिए हैं 84 है और एक आपके पास 96 है, तो इसका हम देखते हैं कि इसका जीसीडी इस शॉर्टकट के जरिए हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ए के जो फैक्टर है यानी 84 के जो फैक्टर्स हैं वो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसको अगर हम पावर की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 एंड इंटू 7 रेज टू पावर 1। इसी तरह अगर हम 96 को देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2 की पावर जो है वो 5 आएगी और 3 की पावर जो है वो 1 आएगी। 7 जो है वो इसके फैक्टर में नहीं था, लेकिन 7 जो है वो ए के फैक्टर में है, तो हम इसमें 7 को भी साथ इंक्लूड कर देंगे, लेकिन उसकी पावर जो है उसको हम 0 लिखेंगे। 7 रेज पर 0 जो है वो चूंकि 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके सोल्यूशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। अब हमने जीसीडी जो है वो शॉर्टकट के जरिए कैलकुलेट करना है, तो हमने ये देखना है कि जितने भी आपके पास प्राइम्स थे, लाइक पहला प्राइम था 2, उसकी पावर ए के अंदर 2 थी, बी के अंदर जो 5 है, तो हमने मिनिमम पावर लेनी है, तो हमने 2 रेस्ट पर 2 जो है उसको यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह जो दूसरा प्राइम नंबर था वो 3 था, 3 की पावर जो है वो बी के अंदर 1 है और ए के अंदर भी 1 है, तो दोनों पावर्स बराबर हैं, तो मिनिमम भी 1 के बराबर होगा, तो हमने 1 को लिख लिया। 7 की पावर ए के अंदर 1 है और बी के अंदर 0 है, तो 0 और 1 में से जो मिनिमम है वो 0 है, तो हमने यहाँ पे 7 रेस पर 0 को इंक्लूड कर लिया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा कि 2 रेस पर 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 जो होगा ये आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा 84 और 96। उसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसकी डेफिनेशन जो है तकरीबन उल्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से।
यानी इसमें आप वो छोटे से छोटा इंटीजर जो है वो ढूंढते हैं जो कि ए का भी मल्टीपल हो और बी का भी मल्टीपल हो। इसको फार्मली देखते हैं कि अगर आपने दो नंबर्स ए और बी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ए भी डिवाइड करे और जिसको बी भी डिवाइड करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एलसीएम ऑफ 6 और 10 आपने कैलकुलेट करना है तो छोटे से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, वो 30 है। इसकी फार्मल डेफिनेशन देखेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर है, एम अगर आप इसको कहें तो आप ये कहेंगे कि वो मिनिमम एम जिसको ए भी डिवाइड कर रहा है और जिसको बी भी डिवाइड कर रहा है। और ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ जब ए भी एम का फैक्टर है और बी भी एम का फैक्टर है, और साथ ही साथ हमने ये कहता है कि जेड के अंदर जितने भी एम के फैक्टर्स हैं, यानी जितने सॉरी जेड के अंदर दो जेड के अंदर जितने भी मल्टीपल हैं ए और बी के, एम उन सबसे छोटा है, उन सबसे छोटा है या उन सब के बराबर है। तो उसी तरह दोबारा एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि 24 और 36 जो है इसका एलसीएम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम मल्टीपल देखेंगे कि मल्टीपल कौन से। तो 24 के मल्टीपल आ रहे हैं 24, 48, 72, 96, 120 और 144। और 36 के जो मल्टीपल हैं वो आ रहे हैं 36, 72, 108, 144 और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इनमें से अगर हम कॉमन मल्टीपल्स देखें तो ये हमारे पास आ रहे हैं 72 और 144। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो 72 है। तो इसमें आप उसी तरह से जो है इसको इस डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं कि अगर हम ये जो हमारे पास जो कॉमन लिस्ट है इसमें देखें तो ये वो वाली लिस्ट है जिसमें जिसको ए भी डिवाइड कर रहा है और बी भी डिवाइड कर रहा है। इसमें ए क्या है 24 और बी क्या है 36। तो इसमें से m की वैल्यू जो है वो 72 है और बाकी वैल्यूज जो है वो n अज्यूम करेगा। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि a इज अ फैक्टर ऑफ n एंड b इज अ फैक्टर ऑफ n, तो इसमें 72 भी आएगा और 144 भी आएगा। लेकिन m चूंकि 72 के बराबर है इसलिए m जो है वो इस कंडीशन को उस पे पूरा उतरेगा कि m इज लेस देन और इक्वल टू n। तो m की वैल्यू 72 होगी, n की वैल्यू एक दफा 72 होगी, उसके बाद 144 होगी, उसके बाद 72 इंटू 3 होगी, इंटू उसके बाद 72 इंटू 4 होगी एंड सो ऑन। तो इन सारी वैल्यूज में जो 72 है वो सबसे कम है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एलसीएम जो है उसका वो 72 है, जो कि इन तमाम वैल्यूज में सबसे छोटा है। उसके बाद जिस तरह जीसीडी को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक शॉर्टकट था, इसी तरह एलसीएम को भी हम उसी शॉर्टकट के जरिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ए को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के साथ लिखें जहाँ पे उनकी पावर डिफरेंट हो, ए के अंदर कुछ और पावर हो और बी के अंदर कुछ और पावर हो, या सेम भी हो सकती हैं, तो उसका आप एक शॉर्टकट के जरिए जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। तो आपने ये करना है कि सारे प्राइम्स की जो मैक्सिमम पावर है दोनों में से वो ले लेनी है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहला प्राइम नंबर और उसकी पावर जो मैक्सिमम थी ए और बी में से उसको कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह दूसरा प्राइम नंबर उसकी पावर ए और बी में से जो मैक्सिमम थी वो कैलकुलेट कर लें। और इसी तरह nth प्राइम नंबर उसकी पावर ए और बी में जो भी थी उसको उनमें उसमें से मैक्स ले लें। तो उन सबको अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास वही है 84 और 96। इसका हमें पता था कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि 2 रेस्ट पर 2 है, 3 रेस्ट पर 1 है, 7 रेस्ट पर 1 है। और 96 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उसमें 2 रेस्ट पर 5 है, 3 रेस्ट पर 1 है और 7 रेस्ट पर 0 है। तो इस दफा हमने मैक्सिमम लेना है, तो 2 की पावर जो थी वो बी के अंदर 5 है और ए के अंदर 2 है, तो इसमें से मैक्सिमम 5 है, 5 को हमने ले लिया। इसी तरह 3 की पावर दोनों में 1 है तो मैक्सिमम भी 1 होगी, तो हमने उसमें 1 ले लिया। 7 की पावर जो है वो ए में 1 है, बी में 0 है, तो इसमें से हमने मैक्सिमम ली तो 1 के बराबर है। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा जो कि 672 है। उसके बाद एक और एग्जांपल है एलसीएम की कि अगर आपके पास नंबर्स जो हैं वो इसी तरह से दिए गए हैं कि पहला नंबर है 2 रेस्ट पर 3 इंटू 3 रेस्ट पर 5 इंटू 7 रेस्ट पर 2 और दूसरा नंबर है 2 रेस्ट पर 4 और 3 रेस्ट पर 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो 2 की पावर जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे है,
2 की पावर मैक्सिमम जो है वो आपके पास सेकंड नंबर में है, यानी यहाँ पे 2 रेज़ पावर 4 है, तो आपने अपने सॉल्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू ले ली। उसके बाद 3 की पावर जो है वो दूसरे नंबर में 3 है, पहले नंबर में वो आपके पास 5 के बराबर है, तो यहाँ पे आपने पावर जो है वो 5 ले ली। इसी तरह 7 की पावर जो है वो पहले नंबर में 2 है और दूसरे नंबर में 7 नहीं है, तो वो 7 की पावर जो है वो 0 होगी। तो इसमें से भी जब हम मैक्सिमम लेंगे तो ये 7 रेज़ पावर 2 आ जाएगा। इन तीनों नंबर्स को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यानी प्रोडक्ट करेंगे इनका पावर एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के बाद, तो ये आपके पास इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक थ्योरम है कि अगर आप दो नंबर्स हैं उनके जीसीडी और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी इनटू एलसीएम ऑफ ए। इसको हम फॉर्मली प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ए आपके पास 84 है तो ए के जो फैक्टर्स हैं वो ये बनेंगे। इसी तरह बी अगर आपके पास 96 है और बी के फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास ये वाले बनेंगे। तो इसको हम यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं। अगर हम ए और बी को आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा? 2 रेज़ पावर 2, 3 रेज़ पावर 1, 7 रेज़ पावर 1। ये क्या चीज है? ये ए के फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे हमने बी के फैक्टर्स लिख लिए विच इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5, 3 रेज़ पावर 1, 7 रेज़ पावर 0। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिर्फ रीराइट कर रहे हैं। लाइक हम जो स्मॉलर पावर्स हैं उनको एक जगह पे लेके आ रहे हैं। लाइक 2 रेज़ पावर 2 जो है वो हमने ए के फैक्टर में से ले लिया। 3 रेज़ पावर 1 जो है वो हमने ए या बी के फैक्टर में से ले लिया, चूंकि दोनों बराबर हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 7 रेज़ पावर 0 जो है ये हमने किसके फैक्टर में से ले लिया? ये हमने बी के फैक्टर में से ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे 2 रेज़ पावर 5 जो है ये हमने बी के फैक्टर में से लिया है। 3 रेज़ पावर 1 जो है ये ए या बी के फैक्टर में से एक दफा उधर चला गया, एक दफा इधर आ गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और 7 रेज़ पावर 1 जो है ये किसके फैक्टर्स में से हमने लिया? ये ए के फैक्टर में से लिया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास जीसीडी के बराबर आ रहा है, यानी आपने प्राइम जो फैक्टर्स थे उनकी अगर मिनिमम पावर लेंगे तो वो आपके पास जीसीडी के बराबर आता है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास एलसीएम के बराबर आ रहा है, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी आप मैक्सिमम पावर लेंगे तो वो आपके पास एलसीएम के बराबर आएगा। इसी को एक और स्टेप में यहाँ तक हमने लिखा हुआ है कि ये मिनिमम पावर ले रहे हैं हम, और यहाँ पे हम जो है वो मैक्सिमम पावर ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी। और इस पे ये हमने लिख दिया जी कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये जीसीडी के बराबर है और राइट वाला पार्ट जो है वो एलसीएम के बराबर है। उसके बाद है मॉड ऑपरेटर, उसकी स्पाइरल विजुअलाइजेशन। अगर आप मॉड्यूलो 5 अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलो 5 का अरिथमेटिक का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को देख रहे हैं कि उसका मॉड 5 जो है वो किसके बराबर आएगा, तो उसका स्पाइरल मॉडल जो है वो ये बना हुआ है। तो अगर आपका यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे 6 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है, फिर 8 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। तो आप ये देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये इसके पैरेलल जो लाइन है, इसमें आपका जो मॉड है वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में जो लाइन है यहाँ पे मॉड 1 के बराबर होगा, यहाँ पे जो है वो मॉड 2 के बराबर होगा। इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है यहाँ पे मॉड आपका जो है वो 3 के बराबर होगा, और ये वाली जो लाइन है इसमें आपका मॉड जो है वो 4 के बराबर होगा। यानी कि कभी भी आपका मॉडुलस जो है वो 4 से नहीं बढ़ेगा, यानी कभी भी आपका मॉडुलस जो है वो 5 के बराबर नहीं आएगा। तो ये चीज जो है वो आपने मॉड्यूलर अरिथमेटिक में याद रखनी है कि अगर आप मॉड कर रहे हैं किसी वैल्यू के साथ, लाइक आप मॉड m कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो हमेशा लेस देन m होगा, वो m के बराबर जो है वो कभी नहीं आएगा। तो इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कहते हैं कि सूडो रैंडम नंबर्स। सूडो रैंडम नंबर्स जो हैं, रैंडम नंबर्स पहले तो आपको पता है कि
जिसमें रैंडमनेस होती है, जिसमें कोई फार्मूला जो है वो आपके पास नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि जी 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, उनमें से आप 10 रैंडम नंबर जनरेट कर दें, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप उसको इस तरह से जनरेट करें या उन नंबर्स को इस तरह से बोलें कि उनके दरमियान आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, रैंडम नंबर का जो डेफिनेशन ही ये होती है कि वो किसी फार्मूले या रिलेशनशिप के बगैर वजूद में आ रहे हों। फॉर एग्जांपल पहला नंबर आपने 7 बोल दिया, तीसरा नंबर 21 बोल दिया, उसके बाद आपने कोई नंबर और बोल दिया, 37 बोल दिया, 91 बोल दिया, उसके बाद 87 बोल दिया। तो इनमें रैंडमनेस है। लेकिन जब हम रियल एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हम रैंडम नंबर्स के साथ उस तरह से काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रैंडम नंबर्स को दोबारा भी रिप्रोड्यूस करना होता है। अगर वो रियली यानी एक्चुअल सेंस के अंदर रैंडम होंगे, तो दोबारा वो जनरेट नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए इसलिए वहां पे हम यूज करते हैं सूडो रैंडम नंबर। लेकिन यानी सूडो रैंडम नंबर का मतलब ये होता है कि वो जनरेट तो उसी तरह से होते हैं, यानी उनके दरमियान कोशिश ये होती है कि कोई ऐसे फार्मूले से उनको जनरेट किया जाए कि वो लगे ऐसे कि जैसे रैंडम नंबर जनरेट किए, लेकिन वो किसी ना किसी फार्मूले के जरिए ही जनरेट किए जाए। तो उसके बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड है लीनियर कंग्रुएंशियल मेथड, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि उसके साथ हम किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी एप्लीकेशन जो है वो लिखी है कि हैश फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, सिमुलेशन के अंदर यूज होते हैं, और उसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो है उसमें भी आपके पास सूडो रैंडम नंबर जो है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर कंग्रुएंशियल मेथड जो है उसके जरिए आपका रैंडम नंबर जो है वो किस तरह से जनरेट। तो जो लीनियर कंग्रुएंशियल मेथड है, इसमें आपके पास 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं। एक m है जिसके ऊपर आप मॉड कर रहे हैं, यानी जिसको आप एज ए मॉडुलस यूज कर रहे हैं। एक आपका मल्टीप्लायर होता है एक आपका इंक्रीमेंट होता है जिसको सी कहते हैं, और एक आपका सीड होता है जिसको आप एक्स नॉट कहते हैं। बेसिकली एक्स नॉट जो होता है ये आपका पहला रैंडम नंबर होता है। ठीक है, एक्स नॉट जो है वो आपका पहला रैंडम नंबर होता है। इसमें जो आपका मल्टीप्लायर है ये 2 या उससे बड़ा होगा और m या उससे छोटा होगा। इसी तरह c के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो 0 से m के दरमियान में है। c हमेशा m से कम होगा और 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। और यही कंस्ट्रेंट जो है वो x नॉट के ऊपर है कि x नॉट जो है वो भी 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और m से जो है वो लाजमी छोटा होगा। तो इससे आप सूडो रैंडम सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं xn। ये सिंबल आपको पता है, आपने सीक्वेंसेस के अंदर भी पढ़ा था कि ये सीक्वेंस को जहाँ पे आपका हर एक जो वैल्यू होगी xn की वो 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और हमेशा वो m से कम होगी। m से कम इसलिए होगी तो ये आप फार्मूले में देख सकते हैं कि n+1 रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि xn को a से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो इंक्रीमेंट है उसको ऐड करते हैं और उसको मॉड कर देते हैं m के साथ। m के साथ मॉड करने का मतलब ही ये है कि आपकी वैल्यू हमेशा 0 से m तक रहेगी, जिसमें कि m शामिल नहीं है, लेस देन m हमेशा रहेगी। तो ये ज्यादा बेहतर तब काम करता है जब आपके पास a c और m जो है या प्राइम है या कम से कम उनको रिलेटिवली प्राइम। इसका एक और वेरिएंट भी है कि अगर आपके पास c जो है वो 0 है, यानी ये वैल्यू अगर आपके पास 0 कर दी जाए, तो इसको आप ये कहते हैं कि ये प्योर मल्टीप्लिकेटिव जनरेटर। तो हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इसमें से ए एम सी और जो एक्स नॉट है उसकी कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं और उससे देखते हैं कि कुछ रैंडम नंबर जो है वो किस तरह से जनरेट होगा। तो सबसे पहले हमने m को अज्यूम किया कि m जो है वो हमारे पास 1000 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो 0 से लेकर 999 तक उनकी रेंज होगी। इसको हमने यहाँ पे लिखा भी। उसके बाद हमने एक इंक्रीमेंट जो है वो पिक कर लिया 467 जो कि एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने एक मल्टीप्लायर जो है उसको 293 जो है सिलेक्ट कर लिया, वो भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद सीड जो है वो हमने 426 जो है उसके बराबर सेट कर लिया। सीड जो है वो आपका पहला रैंडम नंबर भी सीड ही होगा, तो एक्स नॉट आपके पास 426 है और एक्स वन जो क्या होगा वो होगा a इंटू एक्स नॉट प्लस सी मॉड m, और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 285 के।
इसी तरह x2 जो है होगा, ये आपके पास a इंटू x1 प्लस c मॉड m के बराबर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 972 होगा। इसी तरह x3 जो है ये a इंटू x2 प्लस c मॉड m के बराबर होगा और ये 263 के बराबर आएगा। और सो ऑन, इसको आप जितने मर्जी रैंडम नंबर जो है वो इस फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं। और इसमें इसको सूडो रैंडम क्यों कहते हैं? इसको सूडो रैंडम इसलिए कहते हैं कि अगर आप ए एम सी और इसके अलावा जो भी इसमें वेरिएबल एक्स नॉट है, इनकी अगर आप यही वैल्यू लें और इनसे रैंडम नंबर जो है वो चाहे एक दफा जनरेट करें चाहे 100 दफा जनरेट करें, आपके पास हमेशा वही रैंडम नंबर की लिस्ट है। हमेशा आपके पास वही x1 आएगा, वही x2 आएगा और वही x3 आएगा। तो ये चीजें क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ये आपके पास इसलिए जरूरी है कि आपने चीजों को बाद में वेरीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कोड लिखा है जिसमें रैंडम नंबर यूज हो रहे हैं, तो पहली दफा एक रैंडम नंबर यूज हुए हैं, उससे आपके कोड का कुछ आउटपुट आएगा। तो अगर आपने दोबारा उसको टेस्ट करना है कि उस आपका आउटपुट सही है, तो अगर आपका रैंडम नंबर ऐसा है जो कि कोई डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, तो आपके कोड का जो आउटपुट है वो भी चेंज। ठीक है। इसी तरह मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम है उसमें भी जो है रैंडम नंबर अक्सर यूज हो रहा होता है, तो वो भी आपसे सीड वैल्यू जो है वो पूछ रहा होता है एल्गोरिदम। उसके बाद है प्राइम नंबर का एक थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। उनकी जो उनकी जो तादाद है वो इनफाइनाइट है। ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि इसका जो उल्ट है या इसका जो अपोजिट है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं और उसमें से जो है कंट्राडिक्शन जो है तो हम ये कहते हैं कि फाइनाइट है। ये हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं और उनको हमने लिख दिया है जी कि ये सारे प्राइम नंबर जो है वो P1 है, P2 है और Pn तक है। Pn के बाद जो है वो कोई प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने कहा जी कि ये एक लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर है, P1 P2 P3 P4 और Pn तक है और उसके बाद कोई प्राइम नंबर नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि लेट Q जो है वो एक नंबर है और वो नंबर ऐसा है कि वो इन सब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्लस वन के बराबर है। इन सब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट प्लस वन के बराबर। अगर Q जो हमने एक नया नंबर जनरेट किया, या तो वो खुद प्राइम होगा या उसके कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है। ये तो हमें पता है कि हर नंबर या तो वो खुद प्राइम होता है या उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के सूरत में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की सूरत में उसी तरह से उसी वक्त लिखा जा सकता है जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और ये चीज जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमें पता है। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है Q की, ठीक है, ये जो नया नंबर हमने बनाया जो कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स प्लस वन के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि नन ऑफ द प्राइम्स Pi, यानी इस लिस्ट में जो प्राइम्स हैं P1 से लेकर Pn तक, वो Q को डिवाइड नहीं करता। Q को क्यों नहीं डिवाइड करता? कि अगर वो Q को डिवाइड कर रहा है तो उसको वन को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमें कहाँ से मिला कि हमने हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर P डिवाइड्स A एंड P डिवाइड्स B, तो होता ये है कि P जो है वो A प्लस B को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। P जो है वो A प्लस B को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज देखें कि P1 जो है वो इस हिस्से को, ये प्रोडक्ट को तो डिवाइड कर ही रहा है क्योंकि वो इसका एक फैक्टर है, तो और साथ ही वो वन को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऐड हो रहे हैं तो इसलिए वो वन को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि वन को डिवाइड कर रहा हो, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है। यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा नंबर मौजूद है, यानी कोई एक ऐसा फैक्टर जो है वो क्यू का मौजूद है जो कि P1 और P2 से लेकर Pn तक जो प्राइम नंबर है उनकी लिस्ट में नहीं है। या तो ये केस है या क्यू जो है वो इटसेल्फ एक प्राइम। ठीक है। तो जब हमारे पास हमने ये कह दिया कि
कोई ऐसा प्राइम है जो P1 से लेकर Pn तक जो लिस्ट है उसमें मौजूद नहीं है, या Q खुद से एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई जिस चीज को हमने suppose किया। तो इससे ये साबित हुआ है कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, चाहे आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर ले लें, P1 P2 P3 और Pn तक, उसमें आप कोई भी n की वैल्यू ले लें, कोई भी नोन नंबर ऑफ प्राइम्स ले लें, आपके पास हमेशा कोई ना कोई नया प्राइम होगा जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं होगा। उससे ये साबित होगा कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद एक नंबर्स हैं जिनको कहते हैं मेर्सेनिस प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर जो है वो इस तरह के होते हैं कि 2 रेस्ट पर p-1 जो है वो एक मार्सेनिस प्राइम नंबर है, इफ एंड ओनली इफ अगर 2 रेस्ट पर p-1 जो है वो खुद भी प्राइम हो और उसकी पावर में जो p लिखा हुआ है वो भी प्राइम हो, तो उसको आप ये कहते हैं कि वो मार्सेनिस प्राइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेस पर 2-1 जो है ये मार्सेनिस प्राइम है। इसमें चूंकि 2 जो है ये जो पावर में आ रहा है ये भी एक प्राइम नंबर है, और उसके नतीजे में जो एवेलुएट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए आप इसको कहते हैं कि ये जो है ये मार्सेनिस प्राइम नंबर। इसी तरह 2 रेस पर 3-1 7 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, और जो पावर में आ रहा है ये भी प्राइम नंबर है, तो इसको भी आप 7 को भी कहेंगे कि ये मार्सेनिस प्राइम नंबर है। सिमिलरली 2 रेस पर 5 में 5 जो है वो p है विच इज अ प्राइम नंबर -1, और ये 31 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये मार्सेनिस प्राइम है। उसके बाद 2 रेस पर 7 7 जो है ये भी प्राइम है, और 2 रेस पर 7 -1 127 भी प्राइम है, तो ये भी 127 जो है ये भी मार्सेनिस। लेकिन ये वाला नंबर जो है ये मार्सेनिस प्राइम नहीं है क्योंकि 11 जो है ये तो प्राइम है, लेकिन 2 रेस पर 11-1 जो है ये 2047 के बराबर है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं कि किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से ये नंबर बनता है, तो इसलिए इसको आप मार्सेनिस प्राइम नहीं कहेंगे। तो बाकी जो है उनको भी आप इसी तरह से देख सकते हैं कि आपके पास पावर में भी प्राइम हो और उसका जो रिजल्ट है वो भी प्राइम हो, तो उसको आप मार्सेनिस प्राइम। उसके बाद है इंटीजर एल्गोरिथम। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि बेस बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। अभी तक हमने जो है वो हमेशा ज्यादातर डील किया है डेसिमल नंबर के साथ। उसके बाद हम कुछ बेसिस हैं जिनको में बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है और ऑक्टल है, उसको देखेंगे। कंप्यूटर अरिथमेटिक में हम बाइनरी एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। और उसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग जीसीडीज है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि बेस बी नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो बेस बी नंबर सिस्टम जो है यूजुअली हम लोग जो है वो कंफर्टेबल होते हैं। जो हमारे पास नंबर सिस्टम है डेसिमल, वो हम इसलिए कंफर्टेबल होते हैं कि हमारा यूजुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी 10 फिंगर्स हैं हाथों की, उनके जरिए हम चीजों को काउंट करते हैं। तो उस वजह से हमारा जो प्रेवलेंट नंबर सिस्टम है वो बेस 10 है या डेसिमल नंबर सिस्टम है। हालांकि उसके अलावा भी नंबर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी बेस के लिए जो है वो आप एक नंबर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो, यानी कोई भी ऐसी बेस जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो, यानी उस बेस की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 जो है वो बाइनरी होगा, बेस की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो कभी आपने शायद सुना हो बेस 64 इन कोडिंग, तो वो भी आपके पास एक बेस है नंबर सिस्टम की। तो लेकिन सबसे पहले हम जो नॉन बेस हैं उनको पढ़ेंगे और उसका एक जेनेरिक फार्मूला देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी बेस बी है, ठीक है, लाइक आपके पास एक इंटीजर एन है और उसकी बेस बी है विच इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास उस इंटीजर को लिखने की एक यूनिक सीक्वेंस है कि उसमें अगर k+1 डिजिट है तो आप उसको लिखते हैं a of k -1, उसके बाद a1 और a0। यूजुअली आपका ये वाला जो डिजिट होता है इसको आप ये कहते हैं कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और जब हम बाइनरी की डोमेन में जाते हैं तो उसको हम डिजिट की बजाय बिट कहना शुरू करते हैं कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बजाय हम उसको कहते हैं कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है।
तो इसमें हर एक जो AI होगा, यानी A1, A2, A3, A0, AK, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी बेस से कम होगी। लाइक अगर आप डेसिमल में काम कर रहे हैं तो आपके पास जितने भी डिजिट आप एक नंबर में लिख लेंगे वो हमेशा 10 से कम होंगे। यानी जितने भी आपने डिजिट एक नंबर में लिखे हैं, हर एक इंडिविजुअल डिजिट को अगर आप उठाएंगे तो वो इंडिविजुअल डिजिट जो है उसकी वैल्यू हमेशा 10 से कम होगी, 0 से लेकर 9 तक होगी। उसके बाद अगर आपने इस इंटीजर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि डेसिमल के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, तो आप ये करेंगे कि ए ऑफ के को बेस रेस पर के से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ए ऑफ के -1 को बेस रेस पर के -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ए ऑफ के -2 को बी रेस पर के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ए ऑफ 1 को बी रेस पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए ऑफ 0 को बी रेस पर 0 या 1 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। और इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उस इंटीजर की वैल्यू इन डेसिमल जो है वो आ जाएगी, जिसको अगर आपने समेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप ये कहते हैं कि i रेंजेस फ्रॉम 0 टू k और ai into b रेज़ टू पावर i। अब इसको लिखने की नोटेशन क्या है, a of k -1 और अप टू a1 a0 और ये ब्रैकेट के बाहर आप b लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर आपने लिखा हुआ है ये बेस b के अंदर है। ठीक है, इसकी हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे तो उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बेस बी में जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक है। बाइनरी के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ 2 डिजिट हैं। ऑक्टल के अंदर आपके पास 8 डिजिट हैं 0 से लेकर 7 तक, और उसके बाद बेस 16 या हेक्साडेसिमल जो है उसमें आपके पास 16 डिजिट है 0 से लेकर 9 तक हैं, और उसके बाद 10 की वैल्यू को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 की वैल्यू को बी कर रहा है, 12 को सी कर रहा है और 15 को एफ कर रहा है। और आपका जो हर एक हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो है वो बाइनरी के 4 डिजिट के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसी तरह जो आपका ऑक्टल का एक डिजिट है वो बाइनरी के 3 बिट्स के साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। इनकी डायरेक्ट कन्वर्जन जो है वो भी हो जाती है। अगर आप ने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है तो आप 4-4 बिट जो है उनके टुपल्स बनाएंगे, उनकी कन्वर्जन करेंगे। इसी तरह अगर आपने बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो आप 3-3 बिट की जो है वो टुपल बनाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। ये 3 और 4 क्यों है? चूंकि आपके पास बाइनरी की बेस 2 है और जो ऑक्टल है उसकी बेस जो है वो 8 है, और 2 रेज़ पावर 3 जो है वो 8 बनता है। इसलिए जब आप बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो आप 3 बिट के टुपल्स बनाते हैं। इसी तरह 2 रेज़ पावर 4 जो है वो 16 है। इसी तरह जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो आप 4-4 बिट के टुपल्स बनाते हैं और उसके बाद कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन आपने करनी है इस इंटीजर की, जो कि लिखा हुआ है बेस 2 के अंदर, यानी ये कि बाइनरी का एक इंटीजर है, इसकी आपने एक्सपेंशन करनी है डेसिमल के अंदर। तो आप ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 है तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 रेज़ पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी ये आपके पास जो ये वाला 1 होगा ये मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ पावर 0 से, ये 1 2 रेज़ पावर 1 से, ये वाला 1 2 रेज़ पावर 2 से, ये 2 रेज़ पावर 3 से, ये 4 से, और फाइनली ये वाला जो 1 होगा ये आपके पास 2 रेज़ पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा, और ये सारे ऐड हो जाएंगे। लाइक 1 into 2 raised power 8, 0 into 2 raised power 7, 1 into 2 raised power 6 plus 0 into 2 raised power 5 एंड सो ऑन। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर बनता है 351, और इसकी बेस जो होगी ये बाइनरी से चेंज होके डेसिमल बन जाए। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर है 2a जो कि बेस 16 में है, बेस 16 का मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये आपको हेक्साडेसिमल बेस के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 रेज़्ड पावर 4 से, और b तक आते आते हम हमारे पास 16 रेज़्ड पावर 0 जो है वो रह जाएगी। लाइक 2 into 16 रेज़्ड पावर 4 प्लस 10 into 16 रेज़्ड पावर 3। अब ये 10 क्या है? 10 बेसिकली a की वैल्यू है।
A holds the value of 10 in hexadecimal। इसी तरह 14 into 16 raised power 2, 14 क्या है, E की वैल्यू है हेक्साडेसिमल में 14। इसी तरह 0 into 16 तो वो 0 ही रहेगा। B जो है इसकी वैल्यू 11 है, तो 11 into 16 रेज़ पर 0 जो है वो 11 के बराबर ही होगा, क्योंकि 16 रेज़ पर 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आएगी। उसके बाद ये है कि अगर आपने किसी भी एक नंबर है आपके पास जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है और उसको आपने किसी भी बेस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मली हम एक एल्गोरिथम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये करते हैं कि राइट मोस्ट जो आपका डिजिट है उसकी वैल्यू जो है वो लेते हैं। तो आपके पास अगर नंबर n है जिसको आपने बेस b में कन्वर्ट करना है और नंबर n जो है वो आपको डेसिमल में दिया गया, तो अगर आप n मॉड b करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी मॉड करने के बाद वो वैल्यू आपका राइट मोस्ट डिजिट है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने n को कोशेंट के साथ जो है वो रिप्लेस करना और वही प्रोसेस आपने कोशेंट के ऊपर लगाना है, तो उसका नेक्स्ट डिजिट आपके पास आ जाएगा और ये काम आपने करते रहना है जब तक कि आपका कोशेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो आपने रिपीट करते रहना है। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर है, उसको जब आप b से डिवाइड करेंगे तो उसका एक क्वोशंट होगा जिसको आप q नॉट कहते हैं और उसका आपके पास एक रिमाइंडर होगा जिसको a नॉट कहते हैं। तो a नॉट जो होगा वो आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा। इसी तरह जो आपका क्यू नॉट होगा उसको जब आप दोबारा डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये बी पहले वाला जो था ये बाहर उसी तरह से लिखा हुआ है। अब हम क्यू नॉट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो क्यू नॉट जो है बी ऑफ क्यू वन प्लस ए वन के बराबर होगा, यानी आपका क्वोशंट ए वन होगा और आपका रिमाइंडर जो है वो ए वन होगा। तो इसी तरह से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर इंटू क्यू वन प्लस बी इंटू ए वन प्लस ए नॉट। उसके बाद आपने करना ये है कि Q2 को के ऊपर यानी जो Q1 है उसके ऊपर आपने दोबारा उसको डिवाइड करना है आप अपने B के साथ, तो वो आ जाएगा B इंटू Q2 प्लस A2 और बाकी वाली चीज जो है वो उसी तरह से लिखी हुई है B इंटू A1 प्लस A नॉट। तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपका A2 के बराबर आ जाएगा। B स्क्वायर को अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा B क्यूब इंटू Q2 प्लस B स्क्वायर इंटू A2 प्लस B इंटू A1 प्लस A नॉट। और करते इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए कोई एक मौका ऐसा आएगा कि आपका जो Q2 है या आपका कोई भी Q, आप किसी भी लेवल तक चले जाएं, Qn तक चले जाएं, Q4 तक चले जाएं, Q5 तक चले जाएं, Q50 तक चले जाएं, एक मौका ऐसा आएगा कि जब आप उसको b से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा और आपका कोई ना कोई रिमाइंडर होगा जो कि आपका लास्ट यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो बन जाएगा उस बेस उस नंबर सिस्टम के। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारी चीज जो है वो a3 b रेज़ पर 3 प्लस a2 b रेज़ पर 2 प्लस a1 b प्लस a नॉट के बराबर है। और इसी को आप लिखेंगे कि ये है a3 a2 a1 और a0 और इसको आप बेस b के अंदर लिखेंगे। और इसको अगर आप ये देखें तो ये वाली जो चीज है ये एग्जैक्टली इस बेस को डेसिमल के अंदर चेंज करने का फार्मूला है। अगर आप समेशन जो भी हमने 2-3 स्लाइड्स पहले देखी थी वो बिल्कुल इसी सीक्वेंस का समेशन है। लेक्चर हो रहा है प्लीज। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक ये नंबर है 1 2 3 4 बेस 10 में लिखा हुआ है, इसको आपने ऑक्टल में चेंज करना है। तो सबसे पहले जिस तरह हम ये कहते हैं जी कि आपका जो बी यानी जो आपकी बेस है मल्टीप्लाइड बाय सम कोशेंट क्यू नॉट, इसको Q1 कह लें या Q नॉट कह लें, प्लस ये आपका रिमाइंडर। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ऐसी चीज है जो आपने शायद हाई स्कूल में भी पढ़ी हो कि आपने एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है उसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 में कन्वर्ट करना है तो उसको लिख लेते हैं।
तो आपका यहाँ पे एक क्वोशंट आता है 1543 और आपका एक रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को आप डैश के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आपके पास 1543 जो है उसको आप दोबारा से जो है वो 8 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें आपका क्वोशंट जो है वो 192 के बराबर आ जाता है और आपका जो रिमाइंडर है वो 7 के बराबर आ जाता है। इसी तरह 192 जो है इसको जब आप 8 से दोबारा डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्वोशंट जो है वो 24 के बराबर आ जाता है और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ जाता है। दोबारा अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3 जो है वो क्वोशंट आ जाएगा और आपके पास 0 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसको आप दोबारा अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशंट 0 आ जाएगा और आपके पास जो है वो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो होगा यानी जो सबसे पहले आपके पास आया ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो इसको अगर आपने लिखना है तो वो आप 3 से शुरू करेंगे, यानी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगा, उसके बाद 0 0 और उसके बाद 7 1। तो ये उसी तरह से लिखा हुआ है कि 3 पहले है, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद 7 1 है और उसकी जो बेस है वो आपने चेंज कर दी। उसके बाद ये एक टेबल है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि डेसिमल में नंबर्स जो हैं वो 0 से लेकर 15 तक लिस्ट किए गए हैं और हेक्साडेसिमल में उनका इक्विवेलेंट जो है 9 तक आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में भी वही है। 10 को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को बी कर रहा है, 12 को सी है, 13 को डी है, 14 को ई है, 15 को एफ। ऑक्टल में उनकी जो वैल्यूज हैं 7 तक आप ये देख रहे हैं कि वही है, सेम है। और 8 जो है वो 10 के बराबर है, 9 11 के बराबर है और इसी तरह जो आखिरी वैल्यू है वो 17 के बराबर है। बाइनरी में जो इनके इक्विवेलेंट है 0 का 0 है, 1 का 1 है, 2 का 1 0 आ जाता है और इसी तरह अगर आप 15 का देखें तो ये डबल 1 डबल 1। उसके बाद हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फ्रॉम बाइनरी, जिस तरह हमने जिक्र किया था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल जो है इनमें डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाती है और वाइस वर्सा भी डायरेक्टली हो जाता है। तो अगर आपके पास एक नंबर जो है वो बाइनरी में दिया गया है तो उसमें सिंपली आपने ये करना है कि अगर उसको हेक्साडेसिमल में करना है तो 4 बिट के टुपल्स जो है वो अलहदा करने हैं और ये जो अलहदा करने का काम है ये आपने राइट साइड से शुरू करना है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है उनसे शुरू करना है। तो एक टुपल आपके पास जो है वो 1100 बन जाएगा, एक 1011 बन जाएगा, एक 1110 बन जाएगा और एक 11 बन जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे सबसे एंड पे अगर आपके पास जो है वो बिट 4 नहीं बचते तो उसका मतलब ये है कि आप उनमें से लेफ्ट साइड पे 2 0 जो है वो खुद से ऐड कर सकते हैं। 2 0 लेफ्ट पे लगाने से आपको पता है कि उस नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो 1100 है ये वाला, इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 1100 जो है ये आपके पास सी के बराबर है, तो आप ये कहेंगे जी कि ये सी के बराबर है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि 1011 जो है ये किसके बराबर है, तो 1011 आपके पास जो है वो बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास 1110 है ये आपके पास ई के बराबर आ रहा है और ये जो डबल वन था जिसके साथ 2 0 हमने खुद से ऐड किए हैं ये 3 के बराबर आ रहा है। तो इसकी हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या बनेगी, 3EBC। बेस इसकी जो है वो चेंज होकर 16 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है फ्रॉम बेस 16 टू बाइनरी, तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहले ए का जो ए को आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो ए का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1010 है। 8 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1000 है। डी का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1101 है। तो इन सबको आप मिला के लिखते हैं और उसकी बेस जो है वो 2 कर दें तो ये आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। इसी तरह की कन्वर्जन जो है वो बाइनरी से ऑक्टल में हो जाती है और ऑक्टल से बाइनरी में हो जाती है। उसमें सिर्फ फर्क ये है कि आपने 3 बिट के टुपल बनाने हैं, 4 बिट के टुपल जो है वो नहीं। उसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक हम नया शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स में ये वाले दो नंबर हैं, ये पहला नंबर है और ये लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ है ये दूसरा नंबर है। बेसिकली हम इन दो नंबर्स को जो है वो जमा कर रहे हैं। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये आपके पास कैरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 + 0 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1
2 होगा और 2 में से 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम बाइनरी में कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और कैरी के ऊपर 1 ले जाएंगे। ठीक है, तो जब 1 प्लस 0 प्लस 1 आएगा तो ये भी 2 के बराबर है, उसमें भी से हम 0 लिखेंगे और कैरी में फिर 1 ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा। तो इसमें से 3 में से 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को यहाँ पे कैरी में ले जाएंगे, और यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 0 जो है ये आपके पास 1 के बराबर आ रहा है, तो ये आपके पास है। अब इसका एल्गोरिदम अगर हमने लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, इसमें आप ये देख सकते हैं कि कैरी जो होगा वो बिट सम डिवाइडेड बाय 2 का जो कोशेंट आएगा उसका फ्लोर फंक्शन। ठीक है, बिट सम का मतलब क्या है कि जब आपने किसी भी दो बिट को जमा किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 1 और 0 को जमा किया, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आएगा, उसका फ्लोर क्या आ जाएगा, उसका फ्लोर जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैरी जो है वो किसके बराबर है, कैरी यहाँ पे आपका 0 के बराबर। लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे, हमने बिट सम किया 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और उसका फ्लोर जो है वो भी 1 के बराबर है, तो यहाँ पे जो कैरी होगा वो भी आपके पास 1 के बराबर। और एस ऑफ बिट इंडेक्स किसके बराबर होगा, एस ऑफ बिट इंडेक्स जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी इंडेक्स के ऊपर जो है वो आपके पास ये रिजल्ट की वैल्यू जो है उसको एस बिट इंडेक्स कहते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, बिट सम मॉड 2 के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये इस लाइन में 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी ये 2 के बराबर आ गया। 2 मॉड 2 किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ये आपके पास बिट इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू है, एस बिट इंडेक्स के ऊपर बिट की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला जो कि इक्विवेलेंट है, व्हिच इज इक्वल टू बिट सम -2 इनटू कैरी। ठीक है, लाइक मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ कि पहली दफा जब हमारा कैरी जो है वो 1 से ज्यादा आया तो ये वाला मौका था कि हमने 1 और 1 को ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बिट सम जो है वो किसके बराबर आया था, 2 के, -2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कैरी। और यहाँ पे कैरी क्या होगा, 1 प्लस 1 का कैरी अगर हम इस फार्मूले से निकालेंगे तो वो कैरी जो है 1 के बराबर होगा, तो विच इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों फार्मूलों से हमने ये देखा है कि एक ही चीज यहाँ पे बिट इंडेक्स में आ रही है, दोनों दफा 0 आ रहा है। तो इन दोनों जो डेफिनेशन है उसको हम अपने एल्गोरिथम के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूली एल्गोरिथम है हमारे पास के, जिसमें अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, ए एन -1 से लेकर ए 0 तक जो है वो पहला इंटीजर है जो कि बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह बी n-1 से लेकर बी 0 तक तो दूसरा इंटीजर है जो कि बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है। जो कैरी की वैल्यू है उसको हम इनिशियली सेट कर देते हैं 0 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम लूप करते हैं फॉर बिट इंडेक्स 0 टू n-1। ठीक है, यानी हम हमारे पास चूंकि n+1 वैल्यूज होती हैं, सॉरी n वैल्यूज हैं, तो 0 से n-1 तक हम चलते हैं। तो बिट इंडेक्स 0 टू n-1 हम बिगिन करते हैं, बिट सम की वैल्यू कैलकुलेट की, ए का बिट इंडेक्स प्लस बी का बिट इंडेक्स प्लस कैरी। कैरी इनिशियली 0 है, लेकिन अगली आइट्रेशन में इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा भी हो सकती है। इन तीनों का जो सम है ये बिट सम के अंदर जाएगा। अब बिट सम में जो है वो एस बिट इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू जाएगी और कैरी के ऊपर क्या वैल्यू जाएगी, ये उन्हीं फार्मूला से हमने लेना है कि कैरी जो होगा वो बिट सम डिवाइडेड बाय 2 का जो होगा फ्लोर फंक्शन होगा, और एस ऑफ बिट इंडेक्स जो है वो बिट सम -2 डॉट कैरी के बराबर होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास सारे जो बिट्स हैं उनको हमने ऐड करके और कैरी को जो है वो साथ में उसके अकोमोडेट नहीं कर ली। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एस एन जो है वो कैरी के बराबर होगा, यानी लेफ्ट मोस्ट बिट अगर कैरी में 1 है तो वो 1 आ जाएगा, अगर वो 0 है तो वो 0 आ जाएगा। आप इसकी एक एग्जांपल भी कर सकते हैं, हम एक छोटी एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 0 और से 1 1 को ऐड कर रहे हैं, तो पहली दफा जो है वो कैरी हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है, यानी शुरू कर रहे हैं जो ये वो वाला 0 है जो हमने खुद से एल्गोरिदम के अंदर डाला है। तो 0 प्लस 1 जब हम करेंगे तो बिट सम जो है वो 1 बन जाएगा। तो बिट सम में से कैरी जो है वो 1 में से कैरी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सॉरी, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसके ऊपर ही मैं लिख रहा हूँ कि बल्कि
इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि 1 0 और 0 1 को कर रहे हैं हम। तो 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास बिट सम जो है वो 1 के बराबर आएगा, और 1 में से आपका कैरी जो है वो 0 होगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और आपका जो एस बिट इंडेक्स है वो 1 के बराबर होगा, जो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये 0 + 1 + 0 ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, और आपका जो कैरी जिसको आप कह रहे हैं कि nth बिट के अंदर लगाएंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा, और आप जो रिटर्न करेंगे वो 0 1 1 को। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आखिरी बिट जो है वो 1 के बराबर आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये अगर हम दोनों 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम 0 1 ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे 1 + 1 2 है, यहाँ पे बिट सम 2 के बराबर आया, तो इसमें से कैरी जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, और आपका बिट सम जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 + 1 + 0 करते हैं तो 2 के बराबर है बिट सम, और यहाँ से कैरी 1 के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, और जो एस बिट इंडेक्स है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और ये लास्ट बिट जिसको हम एस एन एल्गोरिथम में कह रहे हैं, ये वाला एस एन जिसको हम कह रहे हैं कि ये कैरी के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, और हमारा रिजल्ट जो होगा ये 1 0 0 के बराबर। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन में होता ही है कि फॉर एग्जांपल ए और बी है, दोनों बाइनरी के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप ये करते हैं कि ए इंटू एक्सपेंशन ऑफ बी। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बी हमने पहले भी देखा था कि वो एक्सपेंशन क्या होगी, बी 0 इंटू 2 रेज पर 0 प्लस बी 1 इंटू 2 रेज पर 1 प्लस बी 2 इंटू 2 रेज पर 2 प्लस बी रेज पर सॉरी बी एन -1 इंटू 2 रेज पर एन -1। सो इसी तरह से अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बी की एक्सपेंशन। अब इसमें से अगर आप हर एक को अलग-अलग करें तो ये आ जाएगा, यानी ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी नॉट इंटू 2 रेज पर 0 इंटू ए इंटू बी 1 इंटू 2 रेज पर 1 इंटू प्लस होते होते यहाँ तक हम पहुंचेंगे कि ए इंटू बी n-1 इंटू 2 रेज पर n-1। इसका मतलब ये है कि आप पूरे ए को बी नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आप पूरा ए ये है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप प्लस करते हैं, पूरे ए को b1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पूरे ए को ये b1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस है ये आप लेफ्ट शिफ्ट करने से अचीव कर सकते हैं। बाइनरी में आपको पता होगा कि अगर आप एक नंबर है उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 3, अगर इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा इसका मतलब ये है कि 1 1 को लेफ्ट में ले जाके मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो ये 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो ये किसके बराबर होगा, 2 रेज पर 2 प्लस 2 रेज पर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज पर 0। तो ये सबसे राइट वाला 0 हो जाएगा, 2 रेज पर 2 जो है 4 के बराबर है, 2 रेज पर 1 जो है ये आपके पास 2 के बराबर है, तो 4 + 2 जो है वो 6 हो जाएगा। तो एक चीज जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाइनरी नंबर को शिफ्ट लेफ्ट करें और उसका जो राइट साइड है उस पर 0 लगा दें तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हम यही कर रहे हैं कि ए को b1 से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट लेफ्ट किया, तो वो पूरा जो है वो सॉरी ए को b1 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको शिफ्ट लेफ्ट किया तो वो 2 से भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई। इसी तरह जब हमने नेक्स्ट नंबर से यानी b2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये a पूरा नंबर था हमारे पास, इसको जब हमने b2 से मल्टीप्लाई किया तो एक तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन साथ में हमने उसको 2 रेज पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना था। 2 रेज पर 2 से मल्टीप्लाई कैसे होगा, अगर एक दफा शिफ्ट लेफ्ट करने से 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 दफा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो वो 2 रेज पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो करते हैं, और ये जो तीनों हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट्स, इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने का हमने एल्गोरिथम अभी देख चुके हैं कि ऐड जो है वो कैसे करते हैं, उसमें कैरी कैसे आता है, बिट सम कैसे आता है, और एस बिट इंडेक्स जो है वो कैसे आता है। तो इसका एल्गोरिथम अभी हम फार्मली देखते हैं।
तो ये सारी जो कैलकुलेशन हमने की थी वो मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी है। एल्गोरिदम ये है कि मल्टीप्लाई करना है आपने ए को और बी को, और दोनों जो है वो आपके पास n-1 बिट्स के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, यानी n बिट्स हैं, लेकिन बिट जो है वो स्टार्ट 0 से हो रहा है और जा कहाँ पे रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो प्रोडक्ट जो है उसको इनिशियली हम 0 सेट कर देते हैं और i से लेकर n-1 तक जो है वो लूप करते हैं। इफ बी आई इज इक्वल टू 1, यानी आपका बी का जो ith बिट है अगर वो 1 के बराबर है तो तब ही आप उसको प्रोडक्ट के अंदर मजीद एक वैल्यू जो है ऐड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही। बेसिकली आप यहाँ पे देखें कि जब आपके पास बी की वैल्यू जो थी वो 0 थी इस जगह पे, यानी जब ए जो है इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया था तो ये सारा रिजल्ट 0 ही था, उसको चाहे आप कितनी दफा भी शिफ्ट लेफ्ट करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो इस काम को बेसिकली आपकी एल्गोरिदम जो है वो बचा रही है। वो ये कह रही है कि जब ये आपके बिट 1 होंगे, ये वाला 1 है तो ये वाला 1 है तो उसके ऊपर मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगी, लेकिन जब ये बिट 0 होगा तो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगी। तो वो एक तरह से आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको इंक्रीज कर रहा है या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, ताकि जो काम जिसकी जरूरत नहीं है वो ना किया जाए। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करूँ दोबारा से। हाँ, तो ये कह रहे थे कि अगर बिट इंडेक्स जो है वो 0 है तो हम प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में हम ये कहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है उसमें ऐड कर दें ए n-1, ए n-2 से लेकर a0, और ये 0 हम पैड करेंगे उसके राइट साइड के ऊपर। कितनी दफा पैड करेंगे, आई टाइम्स पैड करेंगे। ये क्यों पैड कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही शिफ्ट लेफ्ट करने के लिए पैड कर रहे हैं कि अगर आप उसको बी के 0th बिट से कर रहे थे तो कोई आपको 0 नहीं ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको पहले बिट से कर रहे थे तो आपको एक दफा शिफ्ट लेफ्ट करना पड़ेगा, अगर आप दूसरे बिट से कर रहे थे तो 2 दफा शिफ्ट लेफ्ट करना पड़ेगा। तो इस सारे नंबर को शिफ्ट करने के बाद आप सिंपली उसको ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। ऐड का एल्गोरिथम जो है वो आपने पहले से देखा हुआ है कि ऐड का एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है। तो जब ये सारे बिट्स के लिए ये प्रोडक्ट जो है ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट हो चुका होगा और लूप से बाहर निकलने के बाद आप यही प्रोडक्ट जो है ये रिटर्न कर। उसके बाद है डिवीजन विद रिमाइंडर। ये बाइनरी के लिए नहीं है, ये जेनेरिक नंबर्स के लिए है। ए बिलोंग्स टू जेड और डी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर के लिए काफी हो गया। डिवीजन विद रिमाइंडर जो है इस एल्गोरिदम से शुरू करते हुए बाकी जो चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।